नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी ट्रैक्टर टॉक के इस स्पेशल एपिसोड में। और आपको हमें बताते हुए बहुत ही आनंद हो रहा है कि ये हमारा 50वां एपिसोड है। ट्रैक्टर टॉक एपिसोड में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए उनको हम जवाब देते हैं। और इसी स्पेशल एपिसोड के लिए आज हम आए हैं सीधा खेत में और काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली दिखाने भी वाले हैं। और साथ ही कुछ चुनिंदा सवालों को हम देंगे यहीं से जवाब। तो किसका इंतज़ार है, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो आज के वीडियो का पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं सानू पटेल जी, खेती के लिए कौन से टायर यूज़ करने चाहिए, रेडियल टायर या फिर नायलॉन टायर। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि रेडियल टायर और नायलॉन टायर में काफ़ी डिफरेंस है। नॉर्मली जो ट्रैक्टर में टायर यूज़ हो रहे हैं वो नायलॉन टायर्स होते हैं। अब रेडियल टायर में और नायलॉन टायर में क्या डिफरेंस है, बेसिक ये मैं आपको बता देता हूँ। नायलॉन टायर इस तरह से बना होता है जिससे उसका 45 से 30% ही जो एरिया है वो ग्राउंड से लपक कर चलता है, जिससे आपका टायर ज़्यादा स्लीपेज होता है। लेकिन जो नए रेडियल टायर आए हैं उनमें 90 डिग्री का कोण बनता है ज़मीन से लेकर टायर तक, जिसकी वजह से आपका जो पूरा टायर है वो दब के चलता है और आपका टायर स्लिपेज जो है वो कम होगा। लेकिन फिलहाल हमारे ट्रैक्टर इंडस्ट्री में नायलॉन टायर्स ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट में आपको उसी साइज में रेडियल टायर भी देखने को मिल जाएंगे। अब नायलॉन टायर और रेडियल टायर में देखने में क्या फ़र्क होता है। नायलॉन टायर की जो बुट्टियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन रेडियल टायर की जो बुट्टियाँ हैं वो आपको छोटी छोटी ही दिखाई देंगी, यानी कि उनकी साइज़ में, लेकिन वो लंबे समय तक चलती है। हालांकि आपको बता दें कि इसके बारे में पावर गुरु सीरीज में एक पूरा डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, वो देख के आपको इसके बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी कि पडलिंग के लिए कौन सा यूज़ करना है, ट्रॉली के लिए कौन सा यूज़ करना है और नॉर्मल एग्रीकल्चर कामों के लिए कौन सा टायर यूज़ करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। श्रीकांत यादव जी हमसे पूछ रहे हैं, सर रेत बालू के कामों के लिए कौन सा ट्रैक्टर अच्छा है, 50 HP में लेना चाहिए या 55 HP का ट्रैक्टर लेना चाहिए। अलग से वीडियो बनाने का कष्ट करें, पूरी जानकारी हिंदी में दें। यादव जी, ये तो डिपेंड करता है कि आपका काम कितना है। मान लीजिए आप हेवी ट्रॉली पर काम कर रहे हैं तो 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेना ज़्यादा समझदारी की बात है। लेकिन ट्रॉली के कामों के लिए 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर काफ़ी हो जाएगा अगर आप रेती के कामों के लिए सोच रहे हैं तो। अब रही बात एक नया वीडियो बनाने की 50 हॉर्स पावर के बेस्ट ट्रैक्टर्स, तो आपके लिए हम ज़रूर बनाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सोमवीर जी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, नमस्ते सर, 50 HP की रेंज में सिंक्रोमेश गियर बॉक्स किस किस मॉडल में है और साथ ही में डबल क्लच हो। सर फिलहाल तो 50 HP की रेंज में सभी ट्रैक्टर्स में आपको डबल क्लच आराम से मिल जाते हैं। फिर भी आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में लॉन्च हुआ कुबोटा MU 5502, महिंद्रा नोवो 605 MS, उसके बाद जॉन डियर 5050D, जॉन डियर 5210, जॉन डियर 5210 गियर प्रो, न्यू हॉलैंड 3600-2 ऑलराउंडर, इन सभी ट्रैक्टर्स में आपको डबल क्लच और साथ ही में सिंक्रोमेश गियर बॉक्स अवेलेबल है। हालांकि महिंद्रा 605 DIMS और न्यू हॉलैंड 3600-2 ऑलराउंडर में आपको ऑप्शनल में पार्शियल सिंक्रोमेश गियर बॉक्स ही मिलता है। फुल्ली सिंक्रोमेश गियर बॉक्स मात्र जॉन डियर और कुबोटा में फिलहाल 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में ऑफर हो रहा है। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं ऑटोमोटिव तेलंगाना, बेस्ट ट्रैक्टर्स फॉर ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, आई एम फ्रॉम तेलंगाना। नमस्ते सर, आपको बताना चाहेंगे कि ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर्स के लिए एक स्पेशल मॉडल आता है जिसमें आपको बड़ा हाइड्रोलिक पंप दिया जाता है जिसे TOT कहा जाता है। तो नॉर्मली आपको सोनालिका सिकंदर 750, कुबोटा MU 5501 और हाल ही में लॉन्च हुआ 5502, इसमें भी आपको TOT के लिए अलग से हाइड्रोलिक पंप अवेलेबल है डायरेक्टली कंपनी से। उसके बाद जॉन डियर 5310 में भी आपको ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर चलाने में आसानी होगी और मैसी 9500 में तो बढ़िया चलता है क्योंकि इसमें क्रीपर गियर स्पीड्स अवेलेबल है। हालांकि इससे बड़े रेंज में भी कई सारे ट्रैक्टर्स है जो आप ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर पर चला सकते हैं। उसके बारे में जानकारी चाहिए तो पूरा एक वीडियो बनाना पड़ेगा। महेश पाटिल जी हमें अगला सवाल पूछ रहे हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नमस्ते सर, इंटरकूलर में से जो हवा आती है वो ठंडी होती है क्या, और एयर फिल्टर में से जो हवा आती है वो ठंडी होती है क्या, कौन सी हवा ज़्यादा ठंडी होगी, इंटरकूलर, इंजन ऑयल कूलर, हाइड्रोलिक कूलर, किस प्रकार से
हवा को ठंडा करते हैं, इसे कुछ लिक्विड के जरिए कूल किया जा सकता है क्या? महेश जी, जैसे कि मुझे याद है आपने मुझे इंटरकूलर का वर्किंग पूछा था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरकूलर से जो हवा पास होती है वो ठंडी की जाती है टर्बोचार्जर के मुकाबले, क्योंकि टर्बोचार्जर में हवा कंप्रेस होती है जिसकी वजह से वो गर्म होती है। यही हवा रिटर्न जाने वाली है इंजन में, और इंजन में अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो उसमें ऑक्सीजन कम होगा, यानी कि वो अच्छे से बर्न नहीं होगा। दूसरे चांसेस से अगर ज़्यादा गर्म होगी तो वो जल्दी बर्न भी हो सकती है। तो इन दोनों चीज़ों को माइनस करने के लिए इंटरकूलर लगाया जाता है। तो ऑफ कोर्स इंटरकूलर से जो हवा निकलती है वो थोड़ी ठंडी होती है। रही बात एयर फिल्टर की, तो एयर फिल्टर में जो हवा है वो ठंडी है या गर्म है ये निर्भर होता है वातावरण पर। मान लीजिए अगर दोपहर का समय है तो गर्म हवा होगी, अगर आप काफ़ी सुबह काम कर रहे हैं तब भी ठंडी हवा होगी। तो ये निर्भर करता है एटमॉस्फेयर कैसा है उस चीज़ पर। रही बात इंजन ऑयल कूलर और हाइड्रोलिक ऑयल कूलर की, तो उनका भी वर्किंग लगभग सेम ही होता है इंटरकूलर से। और आपके अंतिम सवाल को यहाँ पर जवाब देना थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शिवम मालविया जी हमसे पूछ रहे हैं, हेलो सर, कौन सा इंजन बेस्ट होता है, एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड? सर आप देख सकते हैं एयर कूल्ड दिखने में कुछ ऐसा होता है और वाटर कूल्ड इंजन देखने में कुछ ऐसा होता है। अगर आपको ट्रैक्टर चाहिए जो सिर्फ घर के काम कर सके तो आप एयर कूल्ड इंजन ले सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंसी मिलती है, ट्रैक्टर सस्ते हैं, मेंटेनेंस कम है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा हैवी काम करने हैं, थोड़े कमर्शियल काम भी करने हैं, तो वाटर कूल्ड इंजन बढ़िया रहेगा। और मेरी राय माने तो वाटर कूल्ड इंजन लीजिएगा, हर परिस्थिति में ये इंजन काम कर सकते हैं। वैसे एयर कूल्ड इंजन में कुछ लिमिटेशंस आ जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं विजय जी। सर मैं विजय हूँ, मैं महाराष्ट्र से बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमारे यहाँ पे काली मिट्टी है, मुझे कमर्शियल काम के लिए ट्रैक्टर लेना है, मुझे एमबी प्लॉ, रोटावेटर, कल्टीवेटर चलाने हैं। मुझे पावर के साथ माइलेज वाला ट्रैक्टर चाहिए जो 3 एमबी प्लॉ चला सके, और 4 व्हील ड्राइव की ज़रूरत है या नहीं? विजय जी, कई बार हमने बात की है कि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर आपको तभी लेना चाहिए जब आपके पास पडलिंग का काम ज़्यादा हो, आपके पास प्लोइंग का काम ज़्यादा हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आपको रोटावेटर चलाना है, प्लॉ भी चलाना है, वो भी 3 एमबी। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप प्लोइंग के लिए 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर आराम से ले सकते हैं। लेकिन आपको लेना चाहिए महिंद्रा 605 DII 4 व्हील ड्राइव, जो कि फ्यूल इफिशिएंट ट्रैक्टर है जिसमें आपको पावर और माइलेज दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। जय ठाकुर जी हमसे पूछ रहे हैं, सर ट्रैक्टर में सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग और ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग पर वीडियो बनाइए। सर सीधी सी बात है, जो ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर के ऊपर के होते हैं उनमें आपको नॉर्मली ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग में भी ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, मतलब आपको ऐसा पता नहीं चलेगा कि सिंगल एक्टिंग है तो ज़्यादा कष्ट हो रहा है, ड्यूअल एक्टिंग के लिए कम कष्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग होना हमेशा से ही अच्छी बात रहेगी। अगला सवाल है उत्तरेश्वर गोरे जी का। सर रोटरी पंप या CRDI पंप दोनों में ज़्यादा एवरेज कौन सा ट्रैक्टर देगा? सर इसके बारे में भी पहले बात हो चुकी है। CRDI पंप अगर आपके ट्रैक्टर में है तो आपके काम के अनुसार वो डीजल खपत करेगा। मान लीजिए आप उसे आराम से चलाते हैं यानी कम RPM पर चलाते हैं तो आपका ट्रैक्टर डीजल खपत कम करेगा, और अगर उससे आप पावर लेते हैं यानी हेवी काम करवाते हैं तो आपका ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा लेगा। लेकिन दोनों ही फ्यूल पंप्स में अगर कंपैरिजन की जाए तो CRDI पंप अच्छे ट्रैक्टर चलाने पर आपको ज़्यादा एवरेज देगा रोटरी पंप के मुकाबले। हालांकि CRDI पंप आपको सिर्फ 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स में फिलहाल मिल रहे हैं, वो भी जॉन डियर और सोनालिका के। कई सारे किसान भाई हमें कमेंट्स में पूछते हैं कि आप महिंद्रा ट्रैक्टर के बारे में बात क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऑफिशियली लॉन्च कोई भी चीज़ नहीं की है। सोनालिका ने और जॉन डियर ने ऑलरेडी की है, और हम चाहते हैं कि हमारे सभी किसान भाइयों को हम कोई भी गलत जानकारी ना दें। मनीष राठौर जी हमसे पूछ रहे हैं, पावर ट्रैक में CRDI कब मिलेगा? सर जैसे कि आपने अभी हमारा लेटेस्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बात की है कि अक्टूबर 2021 से 55 हॉर्स पावर के ऊपर के ट्रैक्टर में CRDI कंपलसरी कर दिया गया है। तो जल्दी आपको पावर ट्रैक में भी CRDI पंप देखने को मिल जाएगा अगले 2 महीने में। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं संजय गोहिल जी, AC केबिन में कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है? सर AC केबिन में तो वैसे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस फिलहाल अवेलेबल है। जॉन डियर में आपको 50-60E के ऊपर के सारे ट्रैक्टर्स में AC केबिन मिल जाता है। महिंद्रा में आपको महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DII में AC केबिन का मॉडल अवेलेबल है, और वही आपके लिए सही रहेगा क्योंकि कम हॉर्स पावर में आपको AC केबिन अवेलेबल हो रहा है। समर गेमिंग जी हमसे पूछ रहे हैं, मुझे ट्रैक्टर लेने जाना है, यूओ अच्छा होगा या फिर SP+?
सर दोनों ही सीरीज में कौन कौन से ट्रैक्टर्स आते हैं ये आप हमारे वीडियो से देख सकते हैं। लेकिन SP प्लस सीरीज में आपको 8+2 गियर बॉक्स मिलता है और यूवो सीरीज में आपको 12+3 गियर बॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल है। यानी अगर आपको ज़्यादा गियर स्पीड ऑप्शन चाहिए, आप काफ़ी बड़े इंप्लीमेंट चलाते हो या फिर पोटैटो प्लांटर, स्ट्रॉ रीपर जैसे इंप्लीमेंट चलाते हो तो आप यूवो सीरीज़ के साथ जाइए। अगर आपको नॉर्मली कन्वेंशनल इंप्लीमेंट्स चलाने हैं जैसे प्लॉ है, रोटावेटर है, तो आप SP प्लस सीरीज़ के साथ भी जा सकते हो। दोनों ही सीरीज़ के ट्रैक्टर्स बढ़िया है। यूवो सीरीज़ की कीमत ज़्यादा है, SP प्लस सीरीज़ की कीमत थोड़ी सी कम है। कृष्णा प्रदीप पाटिल जी हमसे पूछ रहे हैं, किसान ट्रैक्टर योजना सच में चल रही है क्या, उसके बारे में बताइए। सर आपको बताना चाहेंगे कि फिलहाल महाराष्ट्र में महा DBT पर जो फॉर्म्स भरे जाते हैं उसके बाद उसका लकी ड्रॉ होता है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। ये पूरा लंबा प्रोसीजर चल रहा है जो 1-2 साल का होता है। तो ट्रैक्टर स्कीम्स के बारे में कुछ भी बोल पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इन चीज़ों में कई सारे बदलाव होते रहते हैं। तो एक बार उस पर वीडियो बनाएंगे और बाद में अगर वो चीज़ चेंज होगी तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इस बारे में हम आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हालांकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कई सारी अन्य स्कीम्स होती है, उनके बारे में आप अपने नज़दीकी कृषि अधिकारी से पता कर सकते हैं। लेते हैं इस एपिसोड का आखिरी सवाल। राहुल काले जी हमसे पूछ रहे हैं, सर इंजन का CC ज़्यादा होगा तो इंजन का साइज़ बड़ा होता है क्या, और CC क्या होता है। CC का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी। अब क्यूबिक कैपेसिटी क्या होती है, आपके ट्रैक्टर्स में जितने भी सिलेंडर्स है उन सब का वॉल्यूम जो होगा वो होगा CC। CC को मेजर किया जाता है लीटर्स में, यानी मान लीजिए 2300 CC का इंजन है यानी कि 2.3 लीटर का इंजन हो गया। अब अगर आप पूछ रहे हो कि इंजन की साइज कैसे डिसाइड की जाए, तो जितने ज़्यादा CC होंगे उतना बड़ा आपका इंजन होगा वॉल्यूम वाइज। हालांकि अब ये बात नहीं रही कि ज़्यादा CC है तो आपका ट्रैक्टर ज़्यादा पावर देगा, क्योंकि आप कई सारे ट्रैक्टर ऐसे देखोगे जिनमें इंजन का CC कम होता है लेकिन उसमें इंटरकूलर और टर्बो लगाकर इंजन की पावर बढ़ा दी जाती है। कई सारी नई इंजन टेक्नोलॉजीज आई है जिसकी वजह से आपको ट्रैक्टर के इंजन के CC कम होते हुए भी ज़्यादा टॉर्क मिल जाता है। तो हर एक कंपनी अपने इंजन्स को अपने तरीके से ट्यून करती है। आप सोनालिका ट्रैक्टर्स की बात करेंगे तो आपको 55 हॉर्स पावर की श्रेणी में 4087 CC का इंजन मिल जाएगा। वहीं आप कुबोटा ट्रैक्टर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको मात्र 2434 क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन मिल जाता है। लेकिन सोनालिका में आपको मिलेगा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और कुबोटा में आपको मिल जाएगा टर्बो। तो दोनों के अगर टॉर्क फिगर्स आप देखेंगे तो वो लगभग सेम ही होते हैं। तो ये ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि हॉर्स पावर और क्यूबिक कैपेसिटी में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है कि इतने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है तो इतने CC का इंजन होना चाहिए। तो किसान भाइयों, यही थे कुछ सवाल जो हमारे किसान भाइयों ने हमें #ट्रैक्टर टॉक लगाकर कमेंट्स में पूछे थे। और खेती गाड़ी की ओर से मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे 50वें एपिसोड तक आप हमारे साथ हैं और उम्मीद है कि आपका यही प्यार हमें आगे तक मिलता रहेगा। जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण ट्रैक्टर वीडियो में। जय जवान जय किसान।